Hey guys, what's up? So today's topic is the trading on equity. So let's start. First of all, this topic is containing the two words, that is the trading, and second is the equity. So trading it means taking an advantage of something. What does it mean? Let's go. For example, the business that you concern, okay, this is a business जिसमें आप हो. सेकेंड इज, ये आपका दोस्त है जो भी कोई एक्टिविटी करता है, ठीक है. बी, ओके, ए एंड बी, द टू टर्म्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप मतलब समझते हो कि बिजनेस क्या होता है, तो बिजनेस में आपको बताया जाता है कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, दैट इज द बिजनेस. ओके, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी. फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो और आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो, ठीक है, तो और आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, PSG या GPS, जैसे भी आप याद करना चाहो, GPS, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल, ये तीन उसके क्या होते हैं, मेन गोल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. लेकिन अब ये जो नेक्स्ट है, ये जो बी कंपनी है, बी कंपनी क्या कर रही है? बी कंपनी यहाँ पे केवल जो है, ये जो बी कंपनी है वो बिजनेस तो करती है, यानी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो करती है, पर यहाँ पे उसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जिसमें प्रॉफिट जनरेटिंग हो, यानी कि उसने लोगों की भलाई के लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है. आप कोई भी एक्टिविटी करो, यू आर परचेजिंग और सेलिंग और प्रेफरिंग एनी सर्विस, ओके, सो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं. वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर रहा है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट सीकिंग नहीं है. तो इसमें से कौन सा ए पर्सन जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है या फिर बी पर्सन ट्रेडिंग कर रहा है? एक्चुअली में ए पर्सन ही ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है. तो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि टेकिंग एंड गेटिंग, टू गेट, ऐसे लिख सकते हो आप, टू गेट एडवांटेज ऑफ समथिंग. अब यहाँ पे किसकी ट्रेडिंग की जा रही है? इक्विटी की, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको देखना है कि ट्रेडिंग किसकी हो रही है, दैट इज इक्विटी. इक्विटी को हम क्या कह सकते हैं? कलर चेंज कर लूँ मैं क्या? ओके, इक्विटी को हम कह सकते हैं द पार्ट ऑफ और द यूनिट पार्ट ऑफ द कैपिटल, दैट इज द इक्विटी. ओके, यानी कि आपका जो शेयर्स होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स कॉल्ड इज द इक्विटी, इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं. तो समझ में आया कि इक्विटी से किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, ये हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है. अब जैसा कि आपको पता है कि शेयर्स जैसे कि कोई कंपनी है, यहाँ पर एक मैंने कंपनी बनाती हूँ और उसमें लिखा है और कंपनी दैट इज ABC लिमिटेड, ठीक है. अभी जो ABC लिमिटेड है वो, ओके, सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में क्या करना है? इसमें 1 मिनट, ये ABC लिमिटेड था, ABC लिमिटेड, इसके पास जो कैपिटल थी मान लेते हैं 10 लाख की. 10 लाख की कैपिटल को इसने जब शेयर्स में डिवाइड किया तो एक शेयर इसका 100 का पड़ा, ठीक है. अब पहली बात तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो सोर्सेज ऑफ फंड्स वो पहले उसको देखने होते हैं कि किस तरीके के सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है. तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड्स, SOF. सोर्सेज ऑफ फंड्स में 2 तरीके के सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं. फर्स्ट इज द ओनर्स फंड्स एंड सेकंड इज द बोरोड फंड, BF, जिसको मैंने शायद कल भी एक्सप्लेन किया था. ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड. ओनर्स फंड में कौन आता है? जिसमें हमारे ये शेयर होल्डर्स हो गए, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है. और बोरोड फंड्स में जैसे कि लोन्स है, डिवेंचर्स हैं, बोन्स हैं, ये सब हमारे बोरोड फंड्स होते हैं. अब बात ये आती है कि कंपनी कहाँ से कितना रेशियो लेकर चलती है. अगर कंपनी सारा पैसा जो है ओनर फंड से लेती है तो कंपनी का ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पोजीशन क्या होगी? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी है जिसका 100 रुपीज़ पर शेयर है और वो जो है इक्विटी से लेती है ओनली 10 लाख रुपीज़
और 5 लाख रुपीज़ वो डिवेंचर्स से लेती है, तो आपको ये बताना है कि वो उसका जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फीचर्स या उसको किस तरीके से डील किया जाता है, कहाँ कहाँ पे इसके एडवांटेजेस होते हैं और कहाँ कहाँ पे इसके लिए लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे हम। सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि वो एक्चुअली में है क्या। तो डेफिनेशंस में आता है कि 1 मिनट, हाँ, डेफिनेशन में ओके फाइन, डेफिनेशन इसमें जैसा लिखा कि व्हेन अ कंपनी कलेक्ट्स इट्स कैपिटल थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स एंड द बैलेंस फ्रॉम द इक्विटी शेयर्स। जब भी कोई कंपनी तीनों जगह से पैसा लेती है, यानी कि एक तो ओनर फंड्स, दूसरा बोरोड फंड्स, दोनों का मिक्सअप लेती है और एक सही प्रोपोर्शन में एक रेगुलर पीरियड तक वो ऐसा चलता रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने आज ले लिया फिर कल नहीं लिया, नो, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या होता है, एक रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि कोई एक प्रोपोर्शन है कि कंपनी को कितने भी अमाउंट की ज़रूरत है और वो उस अमाउंट में थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन लेके चलती है। बोल सकते हैं कि 3:2 चलता है या 2:1 चलता है, 2:1 चलता है, तो ऐसे प्रोपोर्शन में हम लेकर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको रीड कर लेते हैं। इट लीड्स to increase the income of the equity shareholders by raising the dividend rate or earning per shares. It leads to increase the income of equity shareholders. इसको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल को डिविडेंड को बढ़ाता है या उसकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर एक सटीक तरीके से होती है तो वो किस तरीके से शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल होती है। ओके, और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होती है। इसके दोनों एडवांटेजेस हैं और इसमें और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कस्टमर्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर एक डेफिनेशन और दिया गया है, छोटा सा है, जिसको गैस्टनबर्ग ने बोला है, व्हेन अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन यूजेस बोरोड कैपिटल एज वेल एज ओन्ड कैपिटल इन द रेगुलर कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। रेगुलर कंडक्टिंग, ये आपको थोड़ा जो कीवर्ड है उसको याद रखना है कि कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, रेगुलर कंडक्टिंग ऑफ अ बिजनेस। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने इस साल लिया या पिछले 10 सालों के लिए लिया फिर उसके बाद नहीं, या आपने पहले से ही नहीं लिया था। एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आपको एक रेगुलर कंडक्टिंग में लेना है अमाउंट को, और वो भी तीनों सोर्सेज से, इक्विटी से भी और प्रेफरेंस से भी और डिवेंचर्स से भी। फाइन, इट इज सेड टू बी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट ये मैंने ऐसा खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको ये समझाना है कि किस तरीके से वर्क करता है। सो 1 मिनट, हाँ, फाइन। अभी जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो अर्निंग होती है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये अमाउंट हमारे पास दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ अमाउंट दिया गया है, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी है। जब हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, अब ये इंटरेस्ट कौन सा होता है, बैंक वाला, डिवेंचर्स वाला, कौन सा इंटरेस्ट यहाँ पर हम पेड करेंगे, जो हम डिवेंचर्स पे पेड करेंगे। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे पेड कर दिया, जो बच के आएगा वो हमारा होगा ईबीटी, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। जब इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे फिर बचेगा ईएटी। ये ईएटी ही है जो हमें यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, ईएटी बचेगा, और जब हम ईएटी में से 1 मिनट, हाँ, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स में जो हमारे पास बचता है एक्चुअली में यही हमारे शेयर होल्डर्स के लिए होता है। इसका हम सही तरीके से यूज करेंगे। अगर प्रेफरेंस है या फिर कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो पहले जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद अगर प्रेफरेंस डिविडेंड देना है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे देंगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद में जो बचेगा वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग होगी। तो आपको ये बताना है कि कौन सी चीज बेनिफिट होगी, इवन दो व्हेन द कंपनी रेजिंग द फंड्स फ्रॉम बोथ द सोर्सेज, ओनर्स एंड द बीएफ, ओके, ओनर्स एंड द बोरोड फंड्स, जब वो दोनों ही सोर्सेज से लेते हैं तब वो बेनिफिशियल है, या फिर वो ओनली व्हेन द कंपनी यूजिंग द ओनली वन सोर्स, ओनर्स फंड और द बोरोड फंड। ओके फाइन, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इक्विटी, कितने तरीके की ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक्चुअली में 2 ही तरीके की होती हैं।
ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऑन द थिक बेसिस और द थिन बेसिस। ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी, थिन इक्विटी बहुत सिंपल है, थिन मतलब थोड़ी सी कम, है ना, थोड़ी सी कम। तो थिन में आपको देखना है कि इक्विटी का जो रेशियो है वो हमने कम लिया है और थिक में इक्विटी का जो रेशियो है वो हमने ज़्यादा लिया है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने केवल 5 रेशियो लिया था और यहाँ पर हमने 10 रेशियो लिया है, और बाकी का इसमें जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो 7 है और डिवेंचर्स है वो 8 है। यहाँ पे हमने इसको रखा है 5 एंड 7। तो इस तरीके से हमने एक इक्विटी रेशियो बनाया है। इट मीन्स इक्विटी से हमने इतने लिया है, प्रेफरेंस से ये है और डिवेंचर से ये है। बट थिक इक्विटी में क्या किया मैंने, जब मैं इक्विटी से ज़्यादा अमाउंट लूँगी और डिवेंचर्स से और प्रेफरेंस से कम, मतलब कंपैरेटिवली कम लूँगी, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप कम लेते हैं तो इस तरीके से आपको डील करना है, थिन इक्विटी एंड थिक इक्विटी। एक बार इसको रीड आउट कर लेना, वेरी सिंपल। इफ द डेट्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर मोर देन इक्विटी, बोला ना, डेट्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स जब वो ज़्यादा होते हैं इक्विटी से, यानी कि इक्विटी कम लिया है। दूसरे में बोला है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स इज मोर देन द डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जब डेट एंड प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो ज़्यादा होंगे किससे, जब इक्विटी ज़्यादा होगी डेट एंड प्रेफरेंस शेयर से। फाइन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, देखो अभी हम जब इसका एग्जाम्पल समझ ही लेते हैं, पहले एग्जाम्पल, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझ आएंगे कि किसको बेनिफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि देयर आर द 2 कंपनीज एक्स एंड बाई, बोथ कंपनीज हैविंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ 2,50,000 ईच, दोनों के पास 2.5 लाख रुपए हैं, ठीक है, बोथ अर्न, और उनके पास EBIT दिया गया ईच बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो है 40,000। फाइन, while company X has obtained whole its capital 100 इक्विटी शेयर्स, वो अपनी पूरी कैपिटल यानी कि जो 2.5 लाख है वो पूरे किससे लेता है, इक्विटी से लेता है, ठीक है। और जो दूसरा है जो बाई लिमिटेड है, बाई लिमिटेड किससे लेता है, 1 लाख फ्रॉम द इक्विटी, वो 1 लाख इक्विटी से लेता है, 50,000 फ्रॉम डिवेंचर्स, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो उसके लिए प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इनकम टैक्स दिया गया है, आपको ये निकालना है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या टॉपिक रहेगा, यानी कि क्या उसका पोजीशन रहेगी, क्या कंपनी, कौन सी कंपनी एक्स या बाई, कौन सी कंपनी में जो उसके शेयर होल्डर्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है उसका अर्निंग कर पा रहे होंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन में है, देखो EBIT जैसा उसमें दिया गया था 40,000 एंड 40,000 दोनों में। डिवेंचर का इंटरेस्ट मैंने भी समझाया था कि डिवेंचर का इंटरेस्ट इसमें से माइनस करना है, क्योंकि हमें अर्निंग चाहिए, तो पहले हमें इंटरेस्ट इसका माइनस करना होगा, और डिवेंचर का इंटरेस्ट केवल उसी में से तो माइनस होगा जहाँ पे डिवेंचर्स का यूज़ किया गया होगा। तो डिवेंचर्स का यूज़ एक्स में तो किया नहीं गया है, यहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना है, हमें कहाँ पर यूज़ करना है, बाई कंपनी में, ठीक है। जो हमारा अमाउंट बचेगा उसको हम बोलेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इस बिफोर टैक्स में से हम टैक्स भी माइनस कर देंगे, जो कि 25% उसमें अवेलेबल था। 25% किसका होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स का, निकालेंगे तो 10,000, इसका आएगा 8,750, ठीक है। उसके बाद आता है डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर्स। जब ये निकलेगा तो जिसने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए होंगे उसके लिए वो डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा, तो उसको प्रेफरेंस शेयर्स भी दे दिए। एंड उसके बाद निकल के आता है कि अर्निंग टू शेयर होल्डर्स, ये अर्निंग टू शेयर होल्डर्स हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, इसमें इतने, इसमें इतने थे, 25,000। ये कैसे है 2500, देखो 2,50,000 था, 2,50,000, एक शेयर कितने का था, 50,000, एक शेयर था 100 का, 100 का, 2 0 कैंसिल, बचे कितने, 2,500, तो ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आता है कि हाँ, इसमें ये इसका कैसे निकला, उसकी कितनी कैपिटल थी, एक्चुअली में इसने जो यूज़ किया था नंबर ऑफ शेयर्स इसके कम होंगे, बिकॉज उसने केवल इक्विटी से 1 लाख ही तो लिए थे, 1 लाख उसने लिए थे, और उसमें से उसने 100 पर शेयर था, बचा कितना, 1,000 हो गया। अब उसके बाद आता है कि रेट ऑफ अर्निंग पर शेयर हो गया, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल। अभी हम इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे कि देखो, जब आपने एक्स कंपनी ने डिवेंचर्स नहीं लिए, ना तो उसने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया, ना उसने डिवेंचर्स इशू किए, ना तो उसने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो क्या उसकी शेयर होल्डर्स ज़्यादा पैसे को या ज़्यादा अर्निंग को अर्न कर रहे हैं, या फिर कंपनी बाई के जिन्होंने डिवेंचर्स भी इशू किए और प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए, कौन सी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादा अर्निंग ले रहे हैं। देखो ज़रा
इसमें देखो अर्निंग पर शेयर आती है, OMG, हाँ हाँ, अर्निंग पर शेयर इसमें आ रही है 12 रुपीज़। यानी कि अगर आपको यहाँ पर 12 रुपीज़, अगर यहाँ पर आपको 1 रुपये कमाना है तो आपको यहाँ पे 12 रुपये लगाने पड़ेंगे, तब आपको 1 रुपये अर्निंग का मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सॉरी 1 रुपये पे आपको 12 रुपये मिलेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। और यहाँ पे आपको 1 रुपये पे कितने मिलेंगे, 118.25। बताइए कौन सी कंपनी में आप लगाना चाहेंगे, 18 वाले में या फिर 12 वाले में? ऑब्वियसली आप 18.25 में ही लगाना चाहेंगे। अभी ये हुआ कैसे, देखो, जब भी आप डिवेंचर्स इशू करते हैं तो ऑब्वियसली आपका टैक्स रेट कम हो जाता है। अब आप कहोगे चाहे पैसे इधर दे दो, चाहे पैसे जो है डिवेंचर्स को दे दो, और चाहे इसमें इनकम टैक्स को दे दो, हमारे यहाँ तो उससे तो जाना ही है। नहीं, होता क्या है, जब भी कोई कंपनी जो है डिवेंचर्स को इशू करती है, इट मीन्स वो पैसे, उस पैसे को जो भी उसने डिवेंचर्स से लिए हैं, द कंपनी यूजिंग दैट मनी। लेकिन व्हेन द कंपनी पेज द इनकम टैक्स इज लाइक, मतलब उसके बदले में तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्या इनकम टैक्स के बदले सरकार तुमसे बोलती कि आप कितने भी क्राइम करो मैं आपको अश्योर करता हूँ? नहीं बोलती है ना। तो आपको कोई एश्योरेंस नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी कंपनी को प्रमोशन भी नहीं मिल रहा है। यू हैव टू पे, इट्स योर लाइबिलिटी, यू हैव टू पे आउट ऑफ दिस, है ना। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स है ये आपका एक ऐसा एक्सपेंस हो गया जिसके बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन वहीं अगर आप डिवेंचर्स को इंटरेस्ट दोगे, डिवेंचर्स आप इशू करोगे तो वो आपको पैसा देंगे, और जो पैसा देंगे उस पर आप उसको इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन उनके पैसे का आप यूज़ भी तो करोगे। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कंपनी बाई है, कंपनी बाई ने इनकम टैक्स कितना कम पे किया है, देखो 8,000 के आसपास, है ना, और इसने 10,000 के आसपास, क्योंकि इसका जो डिवेंचर इंटरेस्ट था वो उसने पेड ऑफ नहीं किया था, और जो बचा हुआ अमाउंट होता है हम उसी पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज कि डिविडेंड जब उसने पे किया तो वो अमाउंट और भी कम हो गया। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा अर्निंग जो कैपेसिटी है वो किसकी निकली, जिसने डिवेंचर्स और इंटरेस्ट को, डिवेंचर्स के इंटरेस्ट को पे किया और इनकम टैक्स भी पे किया। ठीक है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इस तरीके से वर्क करता है कि आपको एक सही प्रोपोर्शन में इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स तीनों का यूज़ करना है, तभी आप उससे वर्क करवा सकते हो, और तभी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वो एंजॉय करेंगे। और अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय करते तो कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है। फाइन, तो इस तरीके से हुआ। ये नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसी का दिया गया है, यू कैन रीड आउट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, ये जो 10th क्वेश्चन है, यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी जो इसके पीछे वाले टॉपिक हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो टॉपिक था इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें, यानी कि क्यों इशू करना चाहिए हमें, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे क्यों वर्क करना चाहिए, वो आपने देखा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय कर रहे हैं। अगर वो एंजॉय करेंगे तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो अर्निंग मोर प्रॉफिट्स, कंट्रोल ओवर लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि अगर इक्विटी को अच्छा लगेगा तो वो और भी शेयर्स परचेज करेंगे, है ना। दूसरा है कंट्रोल ओवर द बिजनेस पर भी कंट्रोल होगा। टू पे ओवर द मोर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये सारे इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट होता है इसका लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस, एक मिनट, हाँ, लिमिटेशंस मैं आपको ऐसे ही समझा दे रही हूँ। लिमिटेशंस में होता क्या है, लिमिटेशंस में सबसे पहला तो ये है, लिमिटेशंस में सबसे पहला तो ये है कि जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है एक्चुअली में कहीं किसी भी कंपनी में अगर फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि उसकी जो कैपिटल रेजिंग है या रेज ऑफ फंड्स है या फिर उसके जो प्रॉफिट है वो स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट, यानी कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इस तरीके से जब ग्राफ चलता है तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वहाँ वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे जो डिविडेंड अर्निंग जो होगी वो एक्चुअली में प्रेफरेंस में होगी नहीं, अर्निंग फेवरेबल नहीं होती है तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आप डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस में ये लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है वो कभी कभी बाउंडेड हो जाती है AOA और MOA की वजह से। ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसमें जितनी रेजिंग कैपिटल कैपेबिलिटी लिखी होती है उसके बाद ही उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है।
2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ इनकम, this policy is advantageous to those companies having the stability and certainty of income. It maximizes both profit and losses in boom. It means the profit will get rise the higher than, or it may be losses that rise the lower than. In the boom conditions it's like that. The graph जो है वो आपका इस तरीके से चलेगा, तो आपको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कब कौन सी कंपनी जो है वो इसको करेगी। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रहता है, पर इसके लिए कंपनी के पास एक सफिशिएंट असेट्स या सफिशिएंट सिक्योरिटीज भी होनी चाहिए। कंपनी की कंडीशन बन जाती है कि सफिशिएंट असेट या सफिशिएंट सिक्योरिटीज भी होनी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और है कि जो व्हेन द कंपनी अर्निंग इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ डिविडेंड शैल बी लेस इन कंपनीज। जब भी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा तो उनका जो डिविडेंड होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट आपको हायर पे करना होगा, और हायर पे करेंगे तो ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर एक बर्डन लाइबिलिटी हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो टॉपिक था बहुत ही झक्कास टॉपिक था। ठीक है, इसको अभी मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू।